नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक नया टॉपिक यहां पे हम अभी कर रहे हैं आपके लिए। और उस टॉपिक का नाम है विकास प्रशासन तथा परंपरागत विकास प्रशासन में अंतर। तो यहां पर बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, आप कर लीजिए इसको। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विकास प्रशासन व परंपरागत लोक प्रशासन में अंतर। परंपरागत लोक प्रशासन में अंतर। तो परंपरागत लोक प्रशासन जो है एक तरह से क्या करता है, यथास्थितवादी है, यथास्थितवाद का समर्थन करता है। यथास्थितवाद का मतलब क्या होता है, जो चीज़ चल रहा है उससे चलने दो, यथास्थितवाद का समर्थन करता है। जबकि विकास प्रशासन जो है वह परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, ठीक है। दूसरा, यह समयबद्ध तरीके से समयबद्धता पर बल देता है, समयबद्धता पर बल देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह किसी भी नीति को, किसी भी कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर बल देता है। जबकि परंपरागत लोक प्रशासन में समयबद्धता का अभाव देखने को मिलता है, समयबद्धता का अभाव देखने को मिलता है। तीसरा याद रखना, यह जनता की भागीदारी को बल देता है, जनता की भागीदारी पर बल देता है। और यह जो है तीसरा, जनता की भागीदारी को प्रमोट नहीं करता है, जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं करता है, प्रोत्साहित नहीं करता है। जनता की भागीदारी पर बल देता है, समयबद्धता पर बल देता है ना, परिवर्तनशीलता पर बल देता है। चौथा, यह विकेंद्रीकरण पर बल देता है, विकेंद्रीकरण पर बल देता है, अर्थात और चौथा, यह जो है केंद्रीकरण पर। केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि सारी शक्तियां एक जगह पर केंद्रित हो जाएं और ऊपर से ही दिशा निर्देश दिए जाएं। यह जो है शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। पांचवा देखना इधर, यह नवाचार को बढ़ावा देता है। नवाचार का मतलब नई तकनीक, परिवर्तनशील प्रक्रिया, नवाचार को बढ़ावा देता है। और यह जो है क्या करता है, नवाचार को नहीं अपनाता है, नवाचार को नहीं अपनाता है, ठीक है। यह जो है लक्ष्य उन्मुखी होता है, और इसमें जो है लक्ष्य उन्मुखी प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखती है, प्रत्यक्ष रूप से गंभीरता नहीं दिखती है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा जनता की भागीदारी आई गई। इसके बाद यह अत्यधिक संवेदनशील है, और यह अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है, अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है, अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। तो ये कुछ अंतर हो गए हैं लोक प्रशासन, परंपरागत लोक प्रशासन और विकास प्रशासन में। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, जैसे कि हम लोगों ने समयबद्धता, जनता की भागीदारी, केंद्रीकरण, है ना। और यहाँ पे लग लेना कि यह लचीली पद सोपानिक व्यवस्था पर बल दे रहा है, लचीली पद सोपानिक व्यवस्था पर बल दे रहा है। और ये जो है दृढ़ पद सोपानिक व्यवस्था को अपनाने पर बल देता है। तो ये बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसको आप कर लेना यहाँ पर, और हो सकता है कभी आपसे 50 शब्दों में या 100 शब्दों में ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछ ले, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। परंपरागत लोक प्रशासन व विकास प्रशासन के बीच में अंतर। तो ये क्वेश्चन वो चाहे तो आपसे 200 शब्दों में पूछ ले। अगर 200 शब्दों में पूछ रहा है तो आप इसको बढ़ाते जाइएगा कि यह यथास्थित बात, मतलब जो चीज़ जैसी चल रही है चलने दीजिए। यह
किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। इसका सिर्फ उद्देश्य रहता है कि नीतियों का क्रियान्वयन करते रहो। नीतियों का क्रियान्वयन करने से लक्ष्य प्राप्त हो रहा है नहीं प्राप्त हो रहा है कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन यह जो है परिवर्तनशील बात करता है। फिर कोई नीति का लाएगा कितने टारगेट में हमको भारत को एजुकेट करना है। यहाँ पर परंपरागत लोक प्रशासन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन विकास प्रशासन एक समयबद्ध कर देता है कि 10 साल 15 साल में भारत को 100% एजुकेशन का रेशियो प्राप्त करना है। इसी तरह जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं करता। मतलब ये कैसा है, अधिनायकवादी शैली। इसकी नेतृत्व कैसी है, अधिनायकवादी शैली है। याद रखिए, एक और लिख लीजिए, अधिनायकवादी नेतृत्व शैली है। अधिनायक कैसा होता है, अधिनायकवादी नेतृत्व शैली करता है। लेकिन यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली को अपनाया गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अधिनायकवादी मतलब क्या होता है, एक नेता, हिटलर टाइप का नेता, जो कह दिया सबको फॉलो करना है। एक होता है लोकतांत्रिक प्रणाली के पंचायती राज सिस्टम में गांव का ग्राम सभा डिसाइड कर रही क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। ये सब चीज़ें जो कहलाती हैं वो कहलाती है लोकतांत्रिक नेतृत्व। और अधिनायकवादी नेतृत्व क्या कहलाता है, केंद्र की सरकार ने जो कह दिया पूरे देश में एप्लीकेबल है। हो सकता है कि वो जो नीति बनाई गई है हो सकता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए ज़रूरत ही ना हो। जैसे कि मान लो कि कहीं पर अगर ये कहा गया कि प्रत्येक गांव में 2 कुएं खोदे जाएंगे, ऐसी एक प्लानिंग बना दी गई। अब ऐसे क्षेत्र में उस कुएं की क्या प्रासंगिकता होगी कि जहां पर नदियां हों ऑलरेडी बहुत सारी, तो वहां पर तो ऐसी योजनाओं का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे की एक बर्बादी होती है वहां पर। तो ये ध्यान रखना है हमको, और इनमें सब में हमको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को डिटेल कर देना है बस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पेपर आज का, यहाँ पे ये वाला लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग एक नवीन लोक प्रबंधन और एक बच्चे का तुलनात्मक लोक प्रशासन, इन दोनों टॉपिक को हम यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से हमारा सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप जरूर बताना कि आपको अच्छा लग रहा है। कोई डाउट अगर आ रहा है तो आप जरूर बताइए। ये मेरा एक प्रयास है कि लोक प्रशासन में मैंने देखा है जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बिल्कुल इतना बुकिस जाके पढ़ाते हैं और या इतना इरिलेवेंट पढ़ाते हैं कि वो आपके जीएस के लिए कोई यूजफुल नहीं है। आप ध्यान रखिए, 30 मार्क्स का सिर्फ 30 नंबर का, 300 के पेपर में 30 नंबर का लोक प्रशासन है। और अगर आप इसके लिए 200, 250, 300 पेज की नोट्स बना रहे हो तो फिर तो आप सोच लो कि 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3000 पेज। तो हमारी स्टडी को बहुत साइंटिफिक लेके चलना है और जीएस को जीएस के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।